रीत शब्द रिंग गतो धातु से निष्पन्न हुआ है। राजा भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में कुछ इस तरह से स्पष्ट किया है, गौर करें। रीतंगतिविति धातो व्युत्पत्त्या रीति रुच्यते। अतः हम गति, गमन, मार्ग या विधि को इसका व्युत्पारक अर्थ मान सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि काव्य में यह पद्धति, विधि, परंपरा आदि अर्थों में रूढ़ है। काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग कवि के विशिष्ट रचना प्रकार के लिए किया जाता है। वामन ने रीत शब्द से विवेचन किया तो पाया कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने मार्ग का प्रयोग किया है। कोई इसे संगठनात्मक स्वरूप मान्यता है या फिर कोई इसे वृत्तियों से अभिन्न। इस प्रकार इस काव्य सिद्धांत के लिए काव्य शास्त्रीय परंपरा में अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन रीत शब्द ही अधिक प्रचलित रहा, हम यह निसंदेह कह सकते हैं। यद्यपि हम पाते हैं कि भामा और दंडी ने भी रीतियों का संक्षिप्त विवेचन मार्ग नाम से किया है, पर दंडी का विवेचन अत्यंत व्यापक एवं व्यवस्थित रहा। इसके बावजूद भी उन्होंने ना तो परिभाषा लिखी और ना ही इसके महत्व का उद्घाटन किया। ऐसा माना जाता है कि वामन ने रीत शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा भी दी है और उसे काव्य की आत्मा भी घोषित किया। शायद इसी कारण से वामन को रीत सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगर हम परिभाषा की चर्चा करें तो वामन ने रीत के संदर्भ में कहा, विशिष्ट पद रचना रीत, जिसका सरल शब्दों में अर्थ हुआ विशिष्ट पद रचना को रीत कहते हैं। विशिष्ट की व्याख्या उन्होंने स्वयं इन शब्दों में की है, विशेष्यो गुणात्मा। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो गुणों से संपन्न हो। गुणों की परिभाषा वे इस प्रकार देते हैं, काव्य शोभाया कर्तरो धर्मा गुण। सरल शब्दों में कहा जाए तो काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार शब्द और अर्थ में शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और इन गुणों से संपन्न पद योजना विशिष्ट कहलाती है और यह विशिष्ट पद योजना ही रीत है। वामन के अनुसार रीत का अर्थ हुआ शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से संपन्न पद योजना। यह विशिष्ट पद योजना ही काव्य की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय आचार्य वामन ने रीतरात्मा काव्यस्य का उद्घोष किया उस समय तक काव्य में अलंकार ही सौंदर्य तत्व माने जाते थे। रस तत्व की सत्ता केवल नाटक तक मानी जाती थी और ध्वनि का आविर्भाव नहीं हुआ था। उस समय रीत एक स्वतंत्र सिद्धांत था और स्वयं ही अपना साध्य था, पर जहाँ तक ध्वनि की स्थापना के बाद रीत की सत्ता डगमगाई और ध्वनिवादी सिद्धांत समर्थक आनंदवर्धन ने अलंकारों के समान रीति को भी मात्र साधन घोषित कर दिया। उनकी दृष्टि में रस ही साध्य बना और अलंकार, रीत, गुण, छंद आदि सभी तत्व रस की अभिव्यक्ति के साधन घोषित कर दिए गए। प्रायः सभी परवर्ती अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ जैसे आचार्यों ने इसे एक रूप में स्वीकारा। अतः हम कह सकते हैं कि वामन द्वारा प्रतिपादित रीत सिद्धांत स्वतंत्र सिद्धांत न रहकर रस की अभिव्यक्त का साधन मात्र बन गया। आचार्य विश्वनाथ ने रीत विवेचन में आनंदवर्धन को ही प्रमाणित किया है और साथ ही उसके स्वरूप के संदर्भ में उन्होंने कहा, पद संघटना रीत अंगस्तंत विशेषवत उपकर्ती रसादिनाम। अतः हम यह कह सकते हैं कि पदों की उचित योजना ही रीत है। पद संघटना से वर्ण, गुंफ और समास दोनों ही ग्रह है। काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भामा ने अनुमानता और दंडी ने मार्ग नाम से रीत विवेचन किया है और जैसा कि पूर्व में भी कहा गया उसके दो भेद किए, जिन पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।